दिवाली खुशियों वाली। जी हाँ, इस बार दिवाली पर आपके हमारे सबके चेहरों पर मुस्कान है, प्रसन्नता है और खुशियाँ हैं। और वो इसलिए है कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक आप सबने इस बाज़ार से जमकर कमाई की और विशेषकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेज़ी हुई है, जहाँ पर आप और हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं, वहाँ पर तो एक ज़बरदस्त ड्रीम बुल रन देखने को मिला है। सरकारी कंपनियां जो जनरली कभी आपको तेज़ी में नहीं दिखती, उन्होंने बड़ा पैसा बना कर दिया, यानी कि वेल्थ बनती हुई दिख रही है। फिर वो चाहे आपके स्टॉक मार्केट हो, चाहे बिजनेसेस हो, या फिर इकोनॉमी की मजबूत ग्रोथ हो। तो ऐसे में इस दिवाली से आने वाली दिवाली तक और आने वाले कई सालों तक किस तरह की वेल्थ हिंदुस्तान में बन सकती है, बाज़ार का डायरेक्शन क्या रहेगा, कहाँ आपके लिए निवेश के बड़े मौके होंगे, उस पर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ बाज़ार के एक बेहद ख़ास मेहमान, वेटरन और दिग्गज से। उनका पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको बता दूँ। उन्होंने यहाँ पर मुंबई से बीकॉम करने के बाद अमेरिका में जाकर पढ़ाई की, और ये भी उस ज़माने में जब अमेरिका जाना इतना आसान बात नहीं हुआ करती थी। 1985, 86, 87 के ज़माने में, 87 में अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद वो फिर से मुंबई आए। उस समय जाने वाले वापस आया नहीं करते थे, लेकिन आप आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर BSE की मेंबरशिप ली और उसके बाद उन्होंने जमकर इस बाज़ार में वेल्थ बनाई भी है और लोगों को वेल्थ बनाने के नुस्खे भी बताए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSE के मेंबर रमेश दमानी साहब की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। आपको, पूरे परिवार को सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी, आपके साथ आने में हमेशा मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड जो आप बोलते हैं, आपके दर्शकों को, आपकी फैमिली को 2080 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं कहता हूँ बाज़ार में भले ही आपने पिछले साल बड़ी सुपरहिट मूवी देखी RRR, लेकिन बाज़ार की सुपरहिट मूवी तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ। और 3 R ऐसे हैं, राकेश झुंझुनवाला साहब, राधा किशन दमानी साहब, रमेश दमानी साहब, और इनफैक्ट मैं 3 में 2 और जोड़ लूँ तो रामदेव अग्रवाल साहब और रिदम देसाई साहब। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मार्केट में आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा सक्सेसफुल होना है, तो R लेटर से शुरू होना चाहिए। You're too kind, अनिल जी। I don't belong in the same category, but I'm enjoying hearing it. नहीं सर, आप 89 से थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ जी। मैंने तो सर उस समय ग्रेजुएशन की थी, CA करने मुंबई आया था 89 में, लेकिन तब आप BSE के मेंबर बने थे। आमतौर पर अमेरिका से वापस आना उस ज़माने में तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। आजकल तो फिर भी इंडिया की ग्रोथ है, इतना बड़ा मार्केट है। उस समय आपने क्या सोचा और कैसे वापस आना? नहीं, बहुत कम आते थे, आप करेक्ट हो। घर में गोदम हुआ था। माई वाइफ डिडंट वांट टू कम बैक, माई फादर वांटेड मी बैक, आई वाज द ओनली सन। तो गोदम हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। बट मेरे पिताजी वाज इन द शेयर मार्केट, अनिल जी, यू मे नॉट नो दैट। फॉर 20 years बिफोर दैट ही वाज शेयर बाजार में थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अगर मैं कर सकूँ तो मेरी इच्छा है शेयर लेके तिजोरी में डाल देना। उस टाइम सब फिजिकल शेयर्स थे। जी। तो शेयर लेके तिजोरी में डाल दूं और चाबी फेंक दूं कहीं। ही वाज दैट बुलिश। सो ही सेड यू मस्ट परस्यू अपॉर्चुनिटी। और मेरे को लगता है यहाँ अपॉर्चुनिटी वाज ट्रिमेंडस। और BSE का कार्ड उस टाइम आपको भरोसा नहीं होगा, सिर्फ 6 लाख में मिल रहा था, जो 3 साल बाद 4 करोड़ में बिका। तो he saw the opportunity and I think he kind of helped me or persuaded me to come back to India when I did. बिल्कुल सर, उस ज़माने में ये सोच रखना बड़ी बात है कि ये turned long term bullish on India because he is watching इंडिया को परखते थे, देखते थे रोज जो सौदा होता है, कंपनी जैसी बढ़ रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूविंग। एंड ही टोल्ड मी कि व्हेन यू वेंट इन 79 इट डिडंट स्टॉप यू, बट 10 years later द टाइम इज नाउ कम फॉर इंडिया। एंड सेंसेक्स आज 1000 का 60,000 है। सो ही वाज ऑब्वियसली राइट। क्या बात है, बिल्कुल। नेचुरली ये आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके जीन्स में है, राइट। लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते आप चूँकि MBA करके आए, अमेरिका से पढ़ाई करके आए, तब और अब क्या फ़र्क आप देखते हैं बड़ा बाज़ारों में, तब और अब के इंडिया में क्या कुछ बदला है आपके लिए? The rise of technology is obviously a great change, a game changer in India. That has given us the confidence, that has given us the ability to take on the world. But ये बात आपको हैरान होगी सुन के अनिल जी कि even in 1980s we had a level of corporate governance in India because we had companies like Lever, Colgate, Castrol, which were MNCs who got listed in India. So there was a level of corporate governance that was already there. It doesn't exist in markets like China because there's no level of corporate governance. So corporate governance is good. It's just that जैसे मनमोहन सिंह का जो बेंचमार्क बजट था, the Indian economy opened up, FDI started coming in, मार्केट ही बड़ा हो गया। मार्केट 89 में बहुत छोटा होता था। आपको ध्यान होगा कि 89 में on a busy day the Bombay Stock Exchange will do 400 crores of the volume. We do 400 crores of the volume maybe in 10 seconds now. Correct. So the volume has become big, the markets have become big, players have become big.
तो बड़ा तो जरूर हो गया मार्केट, बट आई थिंक द ड्राइविंग कॉज फॉर दिस मार्केट, इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ इज ग्रोइंग एंड दैट हेल्प्स, बट इज द टेक्नोलॉजी बॉयज, व्हाट Infosys, Wipro, TCS did for India and the Indian economy. मैं बोलता हूँ जैसे फोर्ड ने किया अमेरिका के लिए और जैसे ब्रिटिश ने इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन किया, आई थिंक द सेम कंट्रीब्यूशन मस्ट बी हेरेडेड देम. वी कैन नॉट, आई थिंक इन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए मेरे साथ. क्या बात है, वाह, ये नोबल थॉट्स है. सर एक चीज़ और, क्योंकि आपने कहा कि आप इंस्पायर हुए अपनी पिछली जनरेशन से, फादर से, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आपके साथ है, राइट? आपके सुपुत्र भी इसी फील्ड में हैं और नेचुरली उनमें भी आपके गुण हैं, हुनर हैं. क्या बदलाव आप देखते हैं जो अब नेक्स्ट जनरेशन मिलेनियल्स के लें, जेनजी के लें, नए नए जो अब मार्केट में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या बदलाव है? ये बड़ी दिलचस्प बात है अनिल जी. मैं सोचा जब मेरा लड़का आया तो मैं उसको सिखाऊंगा, बट माई सन इज मेकिंग मी लुक एट द मार्केट थ्रू हिज आइज एंड एक्सपैंड माई होराइजन्स. वो मुझे, बिकॉज ओनली लड़का बता सकता है कि आपने क्या गलतियाँ की अपनी लाइफ में एंड कैसे सुधार सकते हैं. बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती या किसी की पहुँच नहीं होती बताने के लिए. सो ही इज़ हेल्पिंग मी. मैं अक्सर आपसे बोला हूँ जब पुराने चर्चे हुए अपने कि मैंने बड़ा स्टेक नहीं लिया कोई कंपनी में, ये रिग्रेट है मेरी, एंड इज नाउ फोर्सिंग मी टू पे अटेंशन टू दैट, यू नो, दिस इज दैट, अगर आपकी मिस्टेक थी रेक्टिफाई दैट. एंड a lot of people, जब मैं अमेरिका गया था अनिल जी, we would come back once every 2 years, 3 years. They always want to be a part of India. They realize कि इंडिया ग्रोथ कर रही है, तो उन्होंने कभी नहीं था कि मैं अमेरिका जाके रहूँ या लंदन जाके रहूँ. जिस दिन इन लोग का ग्रेजुएशन खत्म हुआ 2-3 महीने बाद, they were back in India ready to start the business. So the opportunity size in India is beckoning them and they are understanding that opportunity. एब्सोल्युटली. तो ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव आपने बताया कि हमें सोचते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे, लेकिन उनके नज़रिए से बहुत कुछ हमारे लिए सीखने को है. सर जो एक बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की आप में, कई सालों से मैं आपको फॉलो करता हूँ, 2 चीज़ों पर आपने बड़ा फोकस किया है. एक कंपाउंडिंग पर, क्योंकि आजकल सबको कंपाउंडिंग डेली बेसिस पे करनी है, रिटर्न सबको रोज़ चाहिए, रोज़ कमाई करनी है. ऑप्शंस में आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स अनाप शनाप हो रहे हैं और नई जनरेशन काफ़ी उस तरफ जा रही है. जबकि आप कहते थे कि जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे कंपाउंडिंग उतनी आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी. वो हमारे दर्शकों के, स्पेशली जो नए दर्शक हैं, उनके लिए समझाएं उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं. बहुत ज़्यादा बेनिफिट. इनफैक्ट मैं एक चीज़ अपने लड़के को जो मैंने सिखाया, मैंने कंपाउंडिंग ही सिखाया. और मैंने खुद एक चंद्रकांत संपत करके बहुत बुजुर्ग इन्वेस्टर थे इन द 80s. ही टॉट मी दैट कंपाउंडिंग. दो आई वाज एन MBA, ही टॉट मी द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग. तो कंपाउंडिंग इज द वे जो आमदनी होती है वो धन बन जाता है. एंड लोग समझते नहीं है कि यू कैन नॉट, नथिंग कैन कंपाउंड एट 20% पर डे. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट, बिकॉज अगर होता तो आप दुनिया से सबसे ज़्यादा कुबेर का धन आपके पास ही होता, बट वो हो नहीं सकता है. वॉट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज दैट you should double your money every 3 years. That is about 21-22% compounded. Correct. So if you double your money every 3 years, अगर आपका 30 साल का प्रोफेशनल करियर हो, by doubling it हर 3 साल, जो 10 लाख है वो 100 करोड़ हो जाता है. Just by the principle of doubling over 3 years. Now, let me explain to you, the index itself over 30-40 years grows at 16-17%. That is the CAGR of the Sensex. You have 1 or 2% for dividend yields that you get. तो 18% तो आपने बाजार ही दे रहे हैं, और 2-3% और आप बेटर करो बाय स्टॉक सिलेक्शन, यू कैन स्टार्ट डबलिंग इट एवरी 3 years. और छोटे बेस से हो सकता है, शायद बड़े बेस से बहुत मुश्किल है करना, बट छोटे बेस से हो सकता है. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू योर व्यूअर्स इज कॉन्सेंट्रेट ऑन बाइंग स्टॉक्स दैट you think can double every 3 years. And if you do that consistently, I think you'll be fairly wealthy at the end of the process. और मेरे हिसाब से जैसे आपने करेक्ट बोला, the most important thing to understand the stock market is that, because if you understand that, you will be financially free. एब्सोल्युटली. तो 3 साल में अगर आप डबल होने वाले स्टॉक्स अगर पसंद कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं और बने रह सकते हैं, तो पैसा बनाना आसान काम है. रोज़ वाला मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. एक और बात बताऊं, वैसे तो सर भारत की वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनी डी-मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके चेयरमैन भी हैं, कई सारी कंपनियों के बोर्ड पर भी रह चुके हैं. लेकिन सर मैंने सबसे पहले आपको जिस वजह से पहचानना शुरू किया वो था सरकारी कंपनी की वजह से, क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले PSU बुल हैं. आप मेरे को PSU बुल बोलते थे. मैं PSU बुल बोलता हूँ, नॉट BSE ब्रोकर, PSU बुल. मैं PSU बुल बोलता हूँ क्योंकि है ना, वो ज़माना जब है ना सरकारी कंपनियों को लोग खरीदने की तो बात दूर है, बड़ी नफरत से देखा करते हैं. आज सबकी डार्लिंग है ना. आज सबको लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में सरकारी कंपनी नहीं है.
क्या कुछ आपने उस वक्त देखा, बाजार अब क्या देख रहा है और क्या बदला है? देखिए अनिल जी, कि 30 साल में क्या हुआ है कि सब लोग ने बफेट पढ़ लिया, मंगर पढ़ लिया, पीटर लिंच पढ़ लिया, हम लोग खाली क्वालिटी खरीदते हैं, हम लोग क्वालिटी एट एनी प्राइस भी खरीदने को तैयार हैं। एंड आई थिंक ये थोड़ा मिस्टेक होता है शेयर बाजार में। वी ऑल वांट क्वालिटी बट वी वांटेड एट अ प्राइस। और जैसे आप जब बचपन में शॉपिंग जाते थे सब्जी लाने को, मम्मी क्या बोलती है हमेशा कि रुपए की चीज़ 8 नहीं मिलेगा बेटा, यू नो बाई थिंग्स चीप। PSU थिंग्स आर वेरी चीप। नाउ ये सब दो बास्केट में चले। जब 80s में आए थे इंडिया में, 90s में मनमोहन सिंह या डाइवेस्टेड अ लॉट ऑफ द PSUs एंड लोग उनकी वैल्यू नहीं समझते थे। तो हम लोग ने 20 रुपये में समझ लो भारत और मूवर्स ले लिया, 20 रुपये में CMC ले लिया, ये सब शेयर 50-100 गुना बढ़ गए। फिर उसके बाद ये थोड़े ओवर प्राइस हो गए, बाकी बाजार में टेक्नोलॉजी चल गया, FMC चल गया, तो दे लाइक बैंड। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट अगेन लिस्टेड अ लॉट ऑफ डिफेंस एंड रियल PSUs एंड दे वाज सो चीप। मतलब ये जो कैश वैल्यू में मिल रहा था, ऑर्डर बुक स्टेबल थी, ब्याज गवर्नमेंट ने फोर्स किया 30% इंटरेस्ट पे करो, तो यू कुड invest in fixed deposit, you could buy the public sector stocks, and that's why we bought them. So my question is not that I like PSU stocks, I don't like private, or like private, don't like PSU. At a price, I will like anything, depending on the price that I'm offered. And a few years ago, the prices of these PSU stocks, they were throwing it away. मतलब government का sale चल रहा था, कोई समझ नहीं रहा था. I think the job of investor is not to say I like or dislike or have strong likes or dislikes about any sector, but to buy value. And I think we got lucky, we found value, and the प्रधानमंत्री ने आके पार्लियामेंट में खुद बोल दिया आपके सामने कि जो हंसते थे PSU में अब सब स्टेक ले लो, तो उससे ज़्यादा वैलिडेशन मेरे को नहीं मिल सकता है। एब्सोल्युटली। और जो वेल्थ बनी है सरकारी कंपनियों की, मतलब अच्छे प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट्स भी एक बार शर्मा जाए कि हमारे से ज़्यादा, हमारे से बढ़िया वेल्थ बना। बहुत है, 5 गुना 10 गुना 20 गुना शेयर हुए हैं लास्ट ईयर। ये एक बहुत विचित्र बात अनिल जी, आई लाइक टू मेंशन टू योर व्यूअर्स कि जो भी चीज़ पॉपुलर है, वाइडली एक्सेप्टेड है, डिडंट वर्क। फॉर एग्जांपल सबने एक दूसरा एक्सचेंज लिया, चला BSE, सबने लिया प्राइवेट बैंक्स, चला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सबने लिया प्राइवेट कंपनीज, चला है पब्लिक सेक्टर ब्रांचेस। सो मार्केट रिवॉर्ड समटाइम्स द एडवेंचरस पीपल आल्सो। पॉपुलर और फैशनेबल में पैसा बनाना मुश्किल है। बोरिंग और आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ ट्रेंड, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर ढंग से काम करें। करेज ऑफ कन्विक्शन बाजार में बहुत जरूरी है। लेकिन एक कन्विक्शन, वो आपसे समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आप, मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में आपने मुझे कहा भी था कि काश मेरे पास उतने पैसे होते किसी ज़माने में कि मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स में कुछ 1000 शेयर नहीं खरीदता, कुछ परसेंटेज में स्टेक लेता। वेल्थ बनाने का फॉर्मूला क्या है? क्या कुछ थोड़े शेयर को बड़ी क्वांटिटी में खरीद के लंबे समय तक बैठे, आपने कैसे किया है? मैंने तो काफ़ी शेयर लिए। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा ज़िंदगी का रिग्रेट रहा है कि मैंने वो बोलते हैं ना, आई बीन वेरी ब्लेस्ड अनिल जी। आई हैव हैड मेनी मल्टी बैगर्स इन माई लाइफ, यू नो, स्टॉक्स 10 गुना हो गए, 20 गुना हो गए, एंड सो आई फील वाई एम आई नॉट बिकम अ बिलियनियर। तो वन ऑफ द ट्रिक्स इन द मार्केट इज़ नॉट जस्ट टू बाई गुड स्टॉक्स बट टू वो ट्रक बैकअप करके खरीदना चाहिए, खूब सारा खरीदना चाहिए। ये फिलॉसफी ये सिंपल है कि आपको ग्रेट आइडियाज़ खाली ज़िंदगी में 4-5 मिलेंगे, ग्रेट आइडियाज़। आपको लगता है कि रुपये की चीज़ 1 पैसे में फेंक के जा रहा है मेरे को और मेरे को लेना है, उस टाइम अगर आप 50,000 शेयर, लाख शेयर ले लोगे तो आप अरबपति नहीं बनोगे। यू विल डू वेल बट यू वोंट बिकम वेरी रिच आउट देयर। सो इफ़ यू हैव दैट मैच्योरिटी, दैट इनसाइट कि रुपये की चीज़ 5 पैसे मिल रही है, 10 पैसे मिल रही है, और आपको भरोसा है कंपनी पे, एंड सब लोग मना कर रहे हो आपको लेने को, फिर भी आप ले लेते हो, पैसा सबसे ज़्यादा उसमें ही बनता है। सो इट्स समथिंग यू लर्न ओवर टाइम। आई डोंट थिंक एनीवन, अगर आप कोई भी कंपनी ले लो, वो नहीं चले तो आपका सब पैसा चला जाता है। सो दैट्स ऑलवेज अ रिस्क रिवॉर्ड दैट यू टू प्ले ऑफ विद ईच अदर। बट एज यू मैच्योर एज एन इन्वेस्टर, as you become better and better as an investor, you should be able to write bigger and bigger stakes. आपने टेक्नोलॉजी की बात की कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा बदलाव हुआ। कई सारी आपकी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी से वगैरह से रिलेटेड स्टॉक्स आपके फेवरेट भी रहे। क्या ये थीम बहुत स्ट्रॉन्ग है आने वाले समय के लिए, चाहे हम भारत में देखें या ग्लोबली देखें? I think technology will do fine. They might be priced, but I think below technology, the BPO, KPO धंधे बोल रहे हैं ना, those seem very attractive to me because what has happened, जैसे Tom Friedman ने बोला in a famous column, the earth has become flat, communication costs have dropped, India real estate costs are cheap, knowledge workers are there, so people will start pushing jobs from America, from Germany, from Italy to India to do.
the knowledge process job. So I see a great growth opportunity in that sector. So if you find good businesses in the KPO sector, उसमें काफ़ी धंधे हैं, I would look at that. The technology business will give you good steady return now. जो टेक्नोलॉजी के हेडे से जो हम लोग ने 10 गुना 20 गुना पैसा बनाया इन्फोसिस में, विप्रो में, other companies, perhaps that will slow down. But KPO I think will still do very promisingly. सर मुझे याद है कि कुछ समय पहले आपने मुझसे रियल इस्टेट की बात की थी और रियल इस्टेट वाज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर, कोई किसी को पसंद देखता ही नहीं था और आज देखिए वापस से मतलब ऐसी बहार है। कोई ऐसे सेक्टर थीम आपको समझ में आता है कि जो अभी भी बहुत नेग्लेक्टेड है, भले हम 20,000 की निफ्टी पे हों लेकिन मार्केट की नज़र अभी ढंग से वहाँ पड़ी नहीं है? श्योर अनिल जी, मेरा एक मानना है आफ्टर वॉचिंग 30 साल मार्केट का कि हर बुल मार्केट जो होता है उसमें एक लीडरशिप होती है। करेक्ट, राइट। तो आपको मालूम है 92 में सीमेंट शेयर्स लेड द मार्केट, 2000 टेक्नोलॉजी शेयर्स द मार्केट। तो ये जो बुल मार्केट अपना इंडिया में चल रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क इज वेयर इज द लीडरशिप इन द मार्केट। एंड मैं रिस्पेक्टफुली वुड लाइक टू इन्फॉर्म योर व्यूअर्स that I feel it's with the public sector stocks because the sheer performance of them, घटते हैं वापस बढ़ जाते हैं, there's a wide variety, strong leadership out there. तो in that sector defense and rail have moved up. अब ये प्रधानमंत्री जी ने जो अभी recently summit हुआ था बाइडेन, प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, they paid a lot of emphasis on this IMECC corridor, which is the India, Middle East, Europe corridor. Okay? So what it essentially means कि India से goods निकलेंगे and seamlessly will go to Europe. It will create a pathway, but that requires a lot of railway work, a lot of logistics work, a lot of shipping companies, a lot of infrastructure companies, and I think the companies that benefit from it are still very underpriced. So over the next 3 to 5 years, if you're willing to take the view, I would suggest you buy those companies because they are still unrecognized by the market. तो मैं नहीं बोलता हूँ कि अभी 6 महीने चलेंगे, but over 3-5 years, there's too big an opportunity in the IMECC corridor that we think. तो new theme I would suggest that. अच्छा, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी ला सकता है इंडिया के लिए? I think so because देखिए पहले तो आपको शिप करना पड़ेगा, बॉम्बे से दुबई करना पड़ेगा, so you have to look at who profits from that. Then Saudi, Dubai से to Israel, you have to build a rail link. Only India has the capability of building that rail link in such a quantity. So a lot of the railway companies will prosper from it. Logistics company, infrastructure company. So I think there's a great opportunity there for very specific companies which the market is not yet priced in. एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से कई सारे देशों के लिए जो कनेक्टिविटी बनेगी एग्जैक्टली, एंड दैट आई मीन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीजेस, इट्स गोइंग टू बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ कंपनीज. सो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऑल विल डू वेल. दिवाली पे जब भी मैं आपको इंटरव्यू, आप कुछ ना कुछ एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग थीम या कुछ आइडिया ऐसा लेकर आते हैं मुझे सरप्राइज़ करते हैं, क्योंकि आई थिंक हम सब ने इनके बारे में बात की लेकिन कभी इस एंगल से सोचा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए कितने बड़े मौके खोल सकता है आपके लिए. ये मेरा जॉब है अनिल जी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग दैट. नहीं बिल्कुल सर. अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि दिवाली का वक्त है तो लोग जानना चाहते हैं, वैसे तो इस बार दिवाली से किसी को कंप्लेन नहीं है, जनरली होता था कि 12,000 की निफ्टी पे मिड कैप स्मॉल कैप 8,000 के होते थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है 20,000 की निफ्टी पे शायद 30,000 के भाव मिड कैप स्मॉल कैप के. तो एक बड़ी वो मतलब जद्दोजहद बहस से एक तरह से मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप स्मॉल कैप क्या होना चाहिए? क्या आपको लगता है वाकई में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी हो गई है? पैसा कहाँ बनेगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं इंडेक्स की बात कर लेता हूँ आपसे कि मेरे को कभी मालूम नहीं रहता और मोस्ट मार्केट मालूम नहीं नेक्स्ट 2,000 पॉइंट ऊपर या नीचे हो, कुछ भी उसका जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ऑयल प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है. सो आई कांट से द नेक्स्ट 2,000 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी और द नेक्स्ट 5,000 पॉइंट्स विल बी अप और डाउन. बट ये मैं दृढ़ निश्चय साथ बोलता हूँ कि नेक्स्ट 25,000 पॉइंट सेंसेक्स में ऊपर ही होने वाले हैं. सो यू वांट टू मेक 100,000 ऑन द इंडेक्स, यू स्टे इन्वेस्टेड इन द इंडेक्स. वो एक हिंदी में कहावत है ना, जब जागो जब सवेरा. तो पीपल हु हैव नॉट इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट्स फील कि अरे 60,000 हो गया, बहुत बढ़िया इन्वेस्ट. You will feel that way after 5 years also. So make sure you invest in the market. That is the first point. You invest in the market and think of it over a 5-year, 7-year point of view. Don't think कि अभी बढ़ गया, अभी करेक्शन आ सकता है, कल आ सकता है करेक्शन. So what? जब मैं 1989 में आया था और 20 साल में सब करेक्शन आते ही रहे. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, गवर्नमेंट का अदला बदली हुआ, कारगिल हुआ, प्लेग्स हुआ, so many things happened. And yet the index is at the highs rather than even close to where I started. So it's a good time to remain invested in India. It's
अगर आपने yesterday नहीं किया, to do it today. It's not too late out there. What will do well? I also don't get into the debate of small cap, mid cap, large cap. जहाँ चीज़ आपको सस्ती मिले वहाँ ले लो. And how do you check whether you're doing it right? Have you doubled your money in the last 3 years? If you double your money in 3 years, you're doing a great job. Don't worry about that. So my sense is, my advice to people on Diwali is, it's a good time to invest in India. I don't know कि next 2000 पॉइंट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, but next 20,000 पॉइंट सेंसेक्स के ऊपर ही रहने वाले हैं. तो 35 साल के आपके ब्रॉडली इन्वेस्टिंग करियर में आप इस वक्त सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, क्या कह सकता हूँ मैं सर? टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने अपने दोस्तों राकेश जी जैसे बोले और दोस्तों से सुना कि इट टेक्स टाइम टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट दे सेड. Why are they the richest people in the markets? Because in 89 they understood that they were always bullish on India. And what do they mean by that? They mean कि वही इंडिया में रेट्स, इनकम टैक्स रेट 90% था, वेल्थ टैक्स था, लाइसेंसिंग राज था, ब्यूरोक्रेसी था. बोले सब पीक पे है. अब 95% से 98% तो नहीं होने वाला है, घटने वाला ही है. License Raj is going to be dismantled. So they knew the direction of the country is right. So I also believe the direction of the country is right now. Finally, after many years, I learned to understand what they said. That be bullish on this country. This is a young country. Demographics is favoring us. Democracy is favoring us. Digitization is favoring us. So we are now have the winds on our back. And it's time to take advantage of that. सर 3-4 मेरे थोड़े रैपिड फायर काइंड ऑफ सवाल है, जल्दी पूछता हूँ. 30-35 साल पुराने रमेश दमानी साहब को टाइम मशीन में पीछे जाएं तो आप क्या एडवाइस करेंगे? I would advise to have more conviction and confidence in your own judgment. Okay, wonderful. बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपने अपनी लाइफ में जो आप मानते कि मैंने किया है, ये मेरा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, चाहे वो पैसे के लिहाज से ना हो, लेकिन जो भी तरीके से आपको लगता है कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छा किया था. I was, Anil ji, one of the first people, because जब मैं पहले अमेरिका में गया था, I also worked few years in America. I worked in the technology industry. So I was one of the first few people who understood technology because I realized what a great arbitrage था, कितना अच्छा पैसा बन सकता है उसमें. तो मैंने Infosys खरीदा था. Infosys आपको भरोसा नहीं होगा, it went public in 93. Right. उसका मार्केट कैप 30 करोड़ रुपया था, सिर्फ 30 करोड़ रुपया था 93 में, जो आज 5-6 लाख करोड़ हो गया. I bought Infosys at that market cap and I sold it much higher, made a few thousand times my money. So I would say that would be a good investment. But you've been blessed in India. There have been so many good ideas that I've been lucky to participate. ग्रेट ऐसा कि या तो मैंने लिया नहीं ये स्टॉक पता होते हुए भी कि लग रहा था ये तो होगा, या मैंने बहुत कम लिया या जल्दी बेच दिया. बहुत उसमें तो बहुत रिग्रेट है. देयर इज नो, आई मीन आई मिस्ड आउट गुड कंपनीज. उसमें ले अपने आप को 2 थप्पड़ मारता हूँ हमेशा कि हाउ कुड आई मिस दिस कंपनी आउट देयर व्हिच आई हैव मिस्ड आउट देयर. I have not bought enough a company. Of course, I have regretted out there. But despite that, despite all these mistakes, the market has been very philanthropic. आपको इतना opportunity दे रहा है और भाग्यशाली हम लोग कि इंडिया हम लोग आए और उसमें बैठ किया and we were able to prosper for it. So do I have regrets, but no overriding regrets. I am happy that the opportunity was given to me. सक्सेसफुल स्टोरीज ज़्यादा हैं तब तक ठीक है. सर कोई एक अनफिनिश्ड एजेंडा कि रमेश दमानी सर ये एक काम अभी और करना बाकी, ये करना है मुझे? I want to spend as much time with my grandchildren. Anil ji, I have 2 young grandchildren. I really enjoy them. And I wish I had more time with them. Hello Veer, hello Arna. I really enjoy time with them. So that is, spending more time with them would be remarkable for me. So nice sir. और आखिरी सवाल, आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं लोग हिंदुस्तान में, मैं जानता हूँ पर्सनली कई लोगों को फॉलो करते हैं आपको, और स्पेशली आजकल नई जनरेशन वाले जितने लोग आ रहे हैं, पिछले 3 साल में कोविड के बाद मार्केट में काफ़ी नए इन्वेस्टर्स भी आए हैं, फीमेल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी बढ़ी. उनके लिए आपके अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से, आपने जिस तरह से वेल्थ बनाई है, नॉलेज एक्वायर किया है, कोई उनके लिए एक अच्छी सलाह होगी? सलाह एक है जो अनिल जी आपने ही मेरे को बताई थी, वो कंपाउंडिंग द क्रिएट द धन ऐसा ही बनता है. आमदनी आपको बन जाएगी ट्रेडिंग में, कभी आप लिए बेचे, आएगी जाएगी, टैक्स लगेगा मालूम नहीं पड़ेगा. बट अगर आप कंपाउंडिंग सीख गए तो यू विल बी फाइनेंशियली फ्री फॉर योर लाइफ. जैसे बोलते हैं कि यू अगर आप आदमी को एक कुछ ब्रेड दे दो तो एक दिन खा लेगा, फिर दूसरे दिन फिर भूखा रहेगा. दैट इज़ व्हाट इक्विवेलेंट ऑफ ट्रेडिंग इज़. बट investing is you're giving them a bread factory that makes bread, you know. So long term, if you want to get wealthy, long term, if you want to be financially free, with all the sincerity I have, I would say learn compounding. The opportunity is good even today in India. 60,000 हो गए, इसके घबराइए मत कि बहुत ऊंचा हो गया इंडेक्स है तो पैसा कमा लिया इसके लिए बोल रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ in the next 5 years the index will be substantially higher than it is today. And the key to monetizing it or take advantage of that is to learn compounding and invest
try and double your money every 3 years. That is the bottom line I'm telling you. बिल्कुल सर, आई एम श्योर दैट हमेशा आई एम फॉर्चुनेट एंड बेस्ट दैट कि आपका गाइडेंस, आपका इतना जो नॉलेज है हमें मिलता है, हमारे दर्शकों को मिलता है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय भी दिया, स्टूडियो में भी आए और पूरी आपकी इतनी जर्नी में जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने कमाने के मंत्र हैं वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। एक बार फिर से सर आपको दिवाली थैंक यू, बहुत बहुत संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सबके दर्शकों को भी। थैंक यू सर, आपको भी और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है रमेश नवानी साहब बताते हुए इस दिवाली के विशेष कार्यक्रम में अपनी अनुभव और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।